हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज पर्सनल रिक्वायरमेंट, विच पर्सनल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द अप्रूवल ऑफ CR 145 ऑर्गेनाइजेशन, विच पर्सनल्स आर required for the management of maintenance. Okay, that will be given in CR 145.a.30. This is the most important topic of the CR 145. ओके, तो अभी कौन कौन से पर्सन चाहिए CR 145 का अगर अप्रूवल लेना चाहते हो आप, इवन लाइन मेंटेनेंस के लिए में या फिर बेस मेंटेनेंस के लिए या कंपोनेंट मेंटेनेंस के लिए, तो उस पर्टिकुलर केस में कौन कौन से पर्सन ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट करने पड़ेंगे, कौन कौन से पर्सन अवेलेबल होने चाहिए, उनका क्या क्या काम है, वो हम देखेंगे पर्सनल रिक्वायरमेंट में। तो एज अ CR 145 ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा पहला पर्सन है जो CR 145 में सबसे ऊपर है, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, दैट पर्सन इज योर अकाउंटेबल मैनेजर। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन को एक अकाउंटेबल मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा जिसके पास कारपोरेट अथॉरिटी होंगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबल मैनेजर ही इज़ द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी रिसोर्सेस चाहिए CR 145 की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, उन रिसोर्स को अवेलेबल करने के लिए जितना भी फाइनेंस चाहिए, दैट ऑल फाइनेंस विल बी given or provided by the accountable manager, and that's why he has the financial authority or he has the corporate authority. तो जैसे उसमें फैसिलिटी रिक्वायरमेंट में बहुत सारा दिया, हैंगर है, कुछ टूल्स अवेलेबल कराने हैं, कुछ एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स अवेलेबल कराने हैं, तो ये जितने रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस के लिए जितना भी फाइनेंस लगेगा, दैट ऑल फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटेबल मैनेजर। दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन को एक अकाउंटेबल मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड एज पर CR 145 और एज पर एनी CR for the any organization, the accountable manager is the head of the organization. ठीक है, रिलेटेड टू द एयरवर्दीनेस। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं CR 145 की, तो यहाँ पे भी अकाउंटेबल मैनेजर हमारा हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे CR 147 ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बेसिक है चाहे टाइप ट्रेनिंग है, उसके बाद CRM ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जो अकाउंटेबल मैनेजर है वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, और ही हैज़ द फाइनेंशियल अथॉरिटी और कारपोरेट अथॉरिटी कि जितनी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है एज पर CR 145, वो सभी रिक्वायरमेंट को जितना भी फाइनेंस लगेगा वो फाइनेंस वो प्रोवाइड करेगा। ओके, उसके बाद है अकाउंटेबल मैनेजर के क्या क्या काम है। जैसे कि दिया हुआ है CR 145.a.65b में, दैट इज सेफ्टी एंड क्वालिटी पॉलिसी में जो दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूवल को सपोर्ट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेस है, दैट इज द नेसेसरी रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस अवेलेबल है कि नहीं है, अवेलेबल है नहीं है तो अवेलेबल कराने के लिए फाइनेंस वगैरह ये कौन इंश्योर करेगा, दैट विल बी इंश्योर्ड बाय द अकाउंटेबल मैनेजर, कि जो भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस अवेलेबल है कि नहीं। ओके, उसके बाद जो सेफ्टी पॉलिसी है, जो क्वालिटी पॉलिसी है, जो कि अगेन हमारा 65A में दिया हुआ है, वो जो सेफ्टी एंड क्वालिटी पॉलिसी को इस्टेब्लिश करना एंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस सेफ्टी पॉलिसी को एज वेल एज क्वालिटी पॉलिसी को प्रमोट करने का काम जो है, दैट विल बी डन बाय द अकाउंटेबल मैनेजर। एंड आफ्टर दैट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द CR 145 ऑफ द CR मतलब CR 145। तो ऑब्वियसली CR 145 जो है उस CR 145 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अकाउंटेबल मैनेजर को होना चाहिए। उनको डिटेल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, बट व्हाट इज CR 145, हमारा अप्रूवल कौन सा है, A1 का है, A2 का है, B1 का है, C का है, C में कौन सी कैटेगरी का है, क्लास रेटिंग का है, कौन सा कंपोनेंट का लिया हुआ है हमने, इसके बारे में उनको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन डिटेल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला पर्सन हमने जो ये किया है यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइजेशन नो पर्सनल रिक्वायरमेंट में सबसे पहला पर्सन जो अपॉइंट किया है, दैट इज द अकाउंटेबल मैनेजर, जिनके पास की कारपोरेट अथॉरिटी होगी, फाइनेंशियल अथॉरिटी होगी। ओके, अब उसके बाद में ये तो हुआ हमारा अकाउंटेबल मैनेजर। उनके नीचे जो पर्सन आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कुछ पर्सन को नॉमिनेट करेगी। ठीक है, नॉमिनेट यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज किया गया है ताकि इनके लिए DGCA का अप्रूवल चाहिए, DGCA का एक्सेप्टेंस चाहिए। ठीक है, इसके लिए DGCA सिर्फ नॉमिनेट करेगा। अगर DGCA इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इनको नॉमिनेट करेगा, और जब तक DGCA का अप्रूवल नहीं होता है तब तक वो
एज पर डीजीसीए और एज पर सीआर वो काम नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नॉमिनेट करेगा, यहाँ पे अप्रूवल कौन देगा, डीजीसीए देगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को नॉमिनेट करेगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। ठीक है, किसके लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली सीआर के साथ कंप्लाई है कि नहीं है। ठीक है, एक्चुअली अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारा CR 145 ऑर्गेनाइजेशन है, तो CR 145 ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, टू कैरी आउट द मेंटेनेंस एज पर द स्टैंडर्ड गिवन इन CR और एज पर द स्टैंडर्ड गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर एज पर, एंड they have to use the standard maintenance practices as per CR, as per manufacturer, as per CR। ओके, सो अब यहाँ पे बोला गया है तो इसके लिए पर्सन्स जो है अलग अलग पर्सन्स अपॉइंट करने, नॉमिनेट करने। ठीक है, अपॉइंट करके नॉमिनेट करने। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इनमें कौन कौन आता है, इनमें आते हैं आपके मेंटेनेंस मैनेजर, इनमें आते हैं वर्कशॉप मैनेजर। ओके, अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन एक्चुअली सीआर अकाउंटेबल मैनेजर, ही इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अकाउंटेबल मैनेजर के बाद में एक्चुअली वर्क कौन कैरी आउट कर रहे हैं, वो कर रहा है आपका मेंटेनेंस मैनेजर, वो कर रहे हैं आपके वर्कशॉप मैनेजर। ओके, तो मेंटेनेंस मैनेजर है, उसके बाद में भी डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ अप्रूवल मेंटेनेंस मैनेजर के बाद में आपके फिर लाइन मेंटेनेंस मैनेजर आएंगे, बेस मेंटेनेंस मैनेजर आएंगे। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज अप्रूव टू कैरी आउट द लाइन मेंटेनेंस, देन लाइन मेंटेनेंस मैनेजर इज देयर। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज अप्रूव टू कैरी आउट द बेस मेंटेनेंस, then base maintenance manager is there, and your organization is approved to carry out the component maintenance, then workshop manager is also there। Okay, so depending on the scope of approval, डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ अप्रूवल, वहाँ पे आपके अप्रूव्ड पर्सन्स होंगे, नॉमिनेटेड पर्सन्स होंगे। और ये जो नॉमिनेटेड पर्सन्स है ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे आपके अकाउंटेबल मैनेजर को। ओके, अब ये जो पर्सन्स है इनमें एक और पर्सन भी आता है जो ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनेट करती है और ये कर अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है, वो आपका क्वालिटी मॉनिटरिंग पर्सन होता है। क्वालिटी मॉनिटरिंग सेल में क्वालिटी जो मॉनिटर करता है वो पर्सन होता है। ठीक है, लेकिन उसको इंडिपेंडेंटली देखेंगे बिकॉज ही इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द एक्चुअल अप्रूव्ड प्रोसेस। जैसे मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है तो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में वो पर्सन मेंटेनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, तो अब ये जो पर्सन है हमारे अकाउंटेबल मैनेजर हुआ, फिर मेंटेनेंस मैनेजर हुआ, फिर वर्कशॉप मैनेजर है, क्वालिटी मैनेजर है, यहाँ तक जितने भी ये जो पर्सन्स है दे फॉर्म और रिप्रेजेंट द मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वालिटी हमारा इंडिपेंडेंट है, उसको अलग कर दो। तो मान लो मेंटेनेंस मैनेजर है, ठीक है, तो अकाउंटेबल मैनेजर हुए, मेंटेनेंस मैनेजर हुए, इंजीनियरिंग हेड हो सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे पोस्ट होती है। तो अब जैसे मेंटेनेंस मैनेजर है तो उनके नीचे लाइन मेंटेनेंस मैनेजर भी है, बेस मेंटेनेंस मैनेजर में भी है। कई कई और आपके नंबर ऑफ स्टेशन ज़्यादा है तो हर एक स्टेशन के LMM हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैनेजर्स है, जहाँ तक हमारे मैनेजर्स आ रहे हैं जैसे अकाउंटेबल मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, लाइन मेंटेनेंस मैनेजर या डिप्टी मैनेजर्स है वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करते, क्या रिप्रेजेंट करते, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। और वो अपने अपने पोस्ट के हिसाब से अपने अपने पोस्ट या अपने अपने जो भी नॉमिनेटेड पोस्ट है उस पोस्ट के हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली ये पर्सन नॉमिनेटेड है तो इनके जितने भी क्रेडेंशियल है, जैसे इनका नाम, इनका क्वालिफिकेशन विच इज़ रिलेटेड टू द पोस्ट। ठीक है, जैसे मेंटेनेंस मैनेजर है तो मेंटेनेंस एक्सपीरियंस कितना है, कौन से ईयर का आपका लाइसेंस है उनके पास में। क्वालिटी मैनेजर है तो क्वालिटी का कितना एक्सपीरियंस है, लीड क्वालिटी ट्रेनिंग उन्होंने की है कि नहीं की है। ठीक है, वो इसमें देखा जाएगा। तो वहाँ पे एक CA फॉर्म 4 होता है, दैट इज फॉर्म फॉर द acceptance of CA form 4 holder। Okay, application for the approval or acceptance of the CA form approval for the nominated post holder। Okay, so that should be given on CA form 4, that is the application for the acceptance or approval of the nominated post holders। Okay, that should be submitted by the organization to the DGCA। ठीक है, एंड दैट शुड बी ऑन CA फॉर्म 4 अपेंडिक्स 5 जो है हमारा CR 145 का, उसमें वो फॉर्म नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारा अकाउंटेबल मैनेजर हो गए, उसके बाद में हमारा वर्कशॉप मैनेजर है, या
ठीक है, मेंटेनेंस मैनेजर है, क्वालिटी मैनेजर है। ठीक है, अब इसके बाद में इन्होंने दिया हुआ है कि जो पर्सन नॉमिनेटेड है, ठीक है, उनको क्या क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, रिलीवेंट नॉलेज अबाउट द पोस्ट, रिलीवेंट नॉलेज ऑफ दी अबाउट दी एयरक्राफ्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस मैनेजर है और आपके पास एयरबस C-20 है, तो एयरबस C-20 के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, मेंटेनेंस प्रोसीजर्स के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं, दैट इज द रिलीवेंट नॉलेज अबाउट द पोस्ट। ओके, बैकग्राउंड and satisfactory experience related to aircraft or component maintenance. If your organization is approved to carry out the maintenance of aircraft, then definitely they will they will ask to you for the aircraft or maintenance experience of the aircraft. If that organization is approved to carry out the component maintenance, then they will ask for the experience of component maintenance. ओके, उसके बाद में वर्किंग नॉलेज ऑफ द CR। जैसे आपका मेंटेनेंस मैनेजर है तो इसमें जो मेंटेनेंस प्रोसीजर दिए, मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, टास्क कार्ड कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बाद में टास्क कार्ड को कैसे कंप्लाई करना है, आपको हर एक में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, वो आप कैसे लोगे, दैट इज द वर्किंग नॉलेज ऑफ द CR। अगर क्वालिटी मैनेजर है तो इंडिपेंडेंट क्वालिटी ऑडिट सिस्टम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे वो, ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो ये जो CR 145 में जो भी प्रोसीजर दिए उनका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए जो भी नॉमिनेटेड पोस्ट होल्डर्स है, एंड डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट उनको रिलीवेंट नॉलेज, रिलीवेंट एक्सपीरियंस एंड रिलीवेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए CR की। ओके, एंड आप ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रोसेस इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि अगर मान लो इन पोस्ट होल्डर्स में कोई भी पर्सन अगर लेंदी एब्सेंस है, कुछ दिन के लिए एब्सेंट है, मे बी जो भी रीज़न हो सकता है उनका, ठीक है, फॉर वॉट एवर रीज़न अगर वो एब्सेंट है तो इन दैट पर्टिकुलर लेंदी एब्सेंस कंडीशन और केस हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, टू कैरी आउट द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज एब्सेंट। ओके, तो ये भी आपको वहाँ पे उनकी पोस्ट लिखना पड़ेगा कि अगर मान लो मेंटेनेंस मैनेजर एब्सेंट है तो हु इज, आपने किसको डेपुटेड किया है, हु इज और द पर्सन विच इज डेपुटेड टू कैरी आउट द वर्क ऑफ मेंटेनेंस मैनेजर इन केस ऑफ द एब्सेंस। ठीक है, क्वालिटी मैनेजर है तो क्वालिटी मैनेजर के एब्सेंस में कौन वर्क करेगा, वो भी डेपुटेड आपने किसको किया है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्वियसली दिस ऑल प्रोसीजर should be specified in maintenance organization exposition of the organization, because that is the only document or that is only the policy and procedure document of the organization. In that particular they should write all the information about the management, all the information about the procedure, all the maintenance procedure, all the information about the quality procedure, subcontracting organization, कॉन्ट्रैक्टेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, हमें एक्सपोजिशन और मैनुअल अमेंडमेंट प्रोसीजर, सो उसमें ये प्रोसीजर आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद अकाउंटेबल मैनेजर एक पर्सन को नॉमिनेट करेगा जो क्वालिटी सिस्टम को मॉनिटर करेगा। ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट द क्वालिटी मैनेजर हु इज अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द CR 145.A.65C। ठीक है, तो वो क्वालिटी सिस्टम को, क्वालिटी सेल को मॉनिटर करेगा, एज वेल एज जो भी फीडबैक है उस फीडबैक सिस्टम के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के है। ठीक है, तो उसमें टोटल जितना भी वर्क कैरी आउट हो रहा है वो वर्क को ऑडिट करना, वो वर्क को इंश्योर करना, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन CR 145 में जो भी प्रोसीजर दिए उसको कंप्लाई कर रहा है कि नहीं करना वो इंश्योर करना, ये सब कौन करेगा, क्वालिटी मैनेजर। और द पर्सन वर्किंग इन द क्वालिटी सिस्टम, उस पर्सन को कौन अपॉइंट करेगा, अकाउंटेबल मैनेजर करेगा। ठीक है, और जो अकॉर्डिंग टू 65C जो पर्सन अपॉइंट किया गया है, दैट अपॉइंटेड पर्सन शैल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द अकाउंटेबल मैनेजर। क्यों होना चाहिए कि सपोज मान लो ऑडिट हुआ, ऑडिट में कौन कौन सी फाइंडिंग आई, ठीक है, फाइंडिंग के बाद लेवल 2 कौन सा है, लेवल 1 कौन सा है, उसके बारे में अकाउंटेबल मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद में उसके अगर मान लो कुछ कंप्लायंस चल रहा है, आपने फाइंडिंग रेज किया, उसके बाद में कंप्लायंस एक्शन क्या कंसर्न डिपार्टमेंट वहाँ पे ले रहा है, दैट कंप्लायंस मैटर्स, कंप्लायंस एक्शन शुड बी इन्फॉर्म टू द अकाउंटेबल मैनेजर। ठीक है,
तो इसके लिए जो हमारा पर्सन क्वालिटी मॉनिटरिंग और क्वालिटी सिस्टम को जो मॉनिटर कर रहा है, वो पर्सन आपका क्या होगा, अकाउंटेबल, उस पर्सन को अकाउंटेबल मैनेजर का डायरेक्ट एक्सेस होगा। ठीक है, ये तो हुआ हमारा मैनेजमेंट लेवल पे। अब उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना मेंटेनेंस मैन आवर प्लान प्रिपेयर करती है। वो मेंटेनेंस मैन आवर प्लान प्रिपेयर क्यों करती है, क्योंकि आपके पास जो स्टाफ अवेलेबल है वो सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबल है मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहा है, प्लानिंग ऑफ द मेंटेनेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द मेंटेनेंस, दैट इज योर, वी कैन से दैट द मेंटेनेंस का प्लानिंग, मेंटेनेंस कैरी आउट, दैट इज द टेक्नीशियंस, ठीक है, प्लानर्स हुए, मैकेनिक या टेक्नीशियंस हुए। अब वो जो मेंटेनेंस कैरी आउट हो रहा है उस मेंटेनेंस को सुपरवाइज करेगा, तो सुपरवाइज कौन करेगा, सुपरवाइजर्स, ठीक है। उसके बाद में इंस्पेक्टर्स, ठीक है, एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग सेल में जितने भी पर्सन्स, आपका क्वालिटी मैनेजर हो सकते हैं, डिप्टी क्वालिटी मैनेजर हो सकते हैं, आपके ऑडिटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी पर्सन्स इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूवल, वो इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूवल ही ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। तो इसीलिए आपको मेंटेनेंस मैन आवर प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपके पास मान लो अगर 10 स्टाफ अवेलेबल है तो 10 स्टाफ में आप कैसे वर्क शेड्यूल करोगे, इसके लिए आप मेंटेनेंस मैन आवर प्लान बनाते हो। कितने दिन में एयरक्राफ्ट डिलीवर होगा वो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब ये तो आपने मेंटेनेंस मैन आवर प्लान जो बनाया, दैट इज आपका प्लानिंग है रिलेटेड टू द पर्सनल अवेलेबिलिटी, रिलेटेड टू द पर्सन्स अवेलेबल, ठीक है। लेकिन आपका जो प्लानिंग है उस प्लानिंग में आपने 10 पर्सन के हिसाब से बनाया, और अगर मान लो आपके पास पर्सन अवेलेबल नहीं होते किसी भी रीज़न की वजह से, कम पर्सन है, देन यू हैव टू रीअसेस योर वर्क। बिकॉज अगर 2 पर्सन भी एक शिफ्ट में कम है तो उनका वर्क कैसे आप डिवाइड करोगे, वर्क कैसे, क्योंकि बाकी लोगों पे आपको करना है, तो वर्क आपका उन पे वर्कलोड आ सकता है, या फिर मेंटेनेंस के आवर्स, मेंटेनेंस के दिन बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वर्क को रीअसेस करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।